हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान पर, जहाँ पर हम आज पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का ही थर्ड पार्ट है। और मैं दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख लेना है। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर न्यू है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, वो कैसे, उसमें कितने मेंबर्स थे, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। वैसे जो पार्टीशन के पहले का जो भी सीन था उसमें ये था कि 3 जून 1947 की प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो पार्टीशन हुआ बाद में, उसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो उसके बाद जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो मेंबर्स बचे थे वो बचे थे 299 मेंबर्स। इसमें से 26 नवंबर 1949 को लास्ट में जो लास्ट में मेंबर्स बचे थे वो थे 284, और वही प्रेजेंट हुए थे। और इन्होंने ही फाइनल में जब कॉन्स्टिट्यूशन बुक प्रिपेयर हो गई थी तो उसके लास्ट में उस बुक पर उन्होंने साइन किए थे। तो इस तरीके से हम जो ये देखते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट में जो भी इतना सारा वायलेंस हुआ था पार्टीशन के समय पे, बहुत ज़्यादा हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा ही हमें देखने को मिलता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से अपना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम बहुत अच्छे से किया, यानी उसमें किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन को ना ऐड किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी माइनॉरिटीज़ थे उनको भी हमने स्पेशल प्रोविज़न्स दिए गए। लोगों को स्पेशल हमने अकॉर्डिंग टू रिलीजियस कोई आइडेंटिफाई नहीं करा कि नहीं ये इस धर्म का है तो उसको ये बेनिफिट ना मिले, या ये है तो उसको ये ना मिले। ऐसा कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं हुआ है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, जो सभा थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो उसका कंपोजिशन था, यह एक अलग तरीके के उस पे हुआ था। यानी इसमें क्या है, इलेक्शन जो हुए थे वो यूनिवर्सल सफरेज के अकॉर्डिंग जो इलेक्शंस हुए थे उसके अकॉर्डिंग उनको चुना गया था, यानी हर स्टेट से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको भेजा गया था। अब इसमें जितने भी लोग थे वो सभी रिलीजन से थे, ऐसा कोई पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं था कि इसका नहीं होगा, सबको ही इसमें इंक्लूड किया गया था। इवन जो शेड्यूल कास्ट थे उस क्लास को भी इसमें 26 मेंबर्स थे शेड्यूल कास्ट के। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पार्टीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, कांग्रेस को ही हम देखते हैं ज़्यादातर, और पुराने समय से और बीच के काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस ने ही रूल किया है। तो जो कांग्रेस को 82 सीट्स मिल रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है ना वो अपने आप को ये कह रही है कि मैं बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है उससे फुलफिल हूँ, मेरे पास बहुत सारी सोच है, लोग हैं, ओपिनियन है मेरे पास। यहाँ पर एक लेडी का पिक्चर है, तो वो ये कह रही है कि यदि भारत का कॉन्स्टिट्यूट है जो असेंबली है, अगर देश के सभी लोगों के लिए ये एक इलेक्शन होता है तो क्या होता, क्या वह उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से अलग होता या उसके द्वारा बनाया गया था। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बोले गए। यानी ऑल ओवर हम यही देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को फुलफिल किया ना, विदाउट एनी कोई डिस्क्रिमिनेशन, या और जितनी भी चीज़ें जो हमारी डाइवर्सिटी को सूट करती थी उन्होंने उस सारी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करते हुए, संभालते हुए बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। नेक्स्ट आता है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, यानी जो संविधान सभा है वो काम काज कैसा करती है, उसके काम काज करने का तरीका क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली थी उसके पास केवल इसी बात को लेकर, इसी बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर कि जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको देने वालों के लिए ही हो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जितनी भी तरीके अपनाए गए थे उसमें जो मेंबर्स थे उनकी सबकी जितनी सोच थी, जितने लोग जुड़े हुए थे उससे, उनके जो इतने भी वैल्यूज़ थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को लेकर, वो लोग प्रिय सत्ता के आधार पर ही थे। जहाँ तक भी हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका दावा करने का कि किसी भी सभा के लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि उस सोसाइटी के जितने भी क्लास हैं, अलग अलग तरीके के लोग जहाँ पर भी हैं, वो ऑल आर इम्पॉर्टेंट। वे केवल अपनी पहचान या उस ग्रुप के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहे, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है उस पूरे देश की जिसके लिए वो कानून बना रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो ऑल ओवर इंडिया से चुनकर गए थे, वहीं सारी पूरे देश के लोगों को
वो इवन साउथ से भी थे, सब जगह से शामिल हुए थे। और उन्होंने जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने सब में मतभेद हो सकते थे भाई, सबकी सोच अलग हो सकती थी, विचार अलग हो सकते थे, लेकिन फिर भी इन सारे मेंबर्स ने सब एक दूसरे की बात को समझते हुए, एक बात को मानते हुए ही अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। एक्चुअल में वे जितने भी थे उसके आधार पर उन्होंने एक जिम्मेदार सरकार बनाई है भाई। सोच अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन करने का जो सबका जो ऑल ओवर जो रिजल्ट निकला वो सबके लिए एक जैसा हो सकता है। अब इसी में है हमारे पास प्रोसीजर्स, यानी कार्यविधि, किस तरीके से ये सारा काम हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसका काम था पब्लिकली तरीके से, अच्छी समझदारी से, महत्वपूर्ण तरीके से अपने काम को करना, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, जिसमें से 8 मुख्य कमेटी बनाई गई थी आमतौर पर, जहाँ पर हम जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर, इन्हीं लोगों को कमेटी की अध्यक्षता करते थे। और ये लोग ऐसे थे जिनके विचार पर, जिनकी सोच पर, जिनकी हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के बहुत बड़े आलोचक थे, और उन पर शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशली बात करने के लिए या उनके लिए ही काम करने के लिए उन पर हमेशा से आरोप लगते रहे। पर जो पटेल थे और जो नेहरू थे, उनके डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ थे। वो एक दूसरे से असहमत तो होते थे, उनके इश्यूज़ एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करते थे, बातें एक दूसरे से कभी मैच नहीं करती थी, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। इवन जो कमेटी थी, आमतौर पर यह कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ प्रोविज़न्स का जो तैयार किया गया है, जिन पर बाद में पूरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी बहुत सारी डिबेट हुई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट जो बना था वो 3 बार पढ़ा गया था। फर्स्ट टाइम में उसकी सारी कमियों को दूर करके सेकंड टाइम रीड आउट किया गया था। तो जो भी बातचीत उस समय पर हुई थी, प्रोविज़न्स लिए गए थे, उस पे जो जितने भी निर्णय हुए थे, डिवीज़न हुए थे, ऐसे अवसरों पर यह देखा गया है कि जो लोगों का स्पेशली जो ध्यान है वो लोगों का डिबेट के साथ साथ उसके सॉल्यूशन पर भी रहा है। ये नहीं कि उस डिबेट पे ही बहुत ज़्यादा उन्होंने बहस करनी है और उसका इशू बनाना है, जैसे आजकल हम प्रेजेंट पार्लियामेंट सिस्टम में देखते हैं। किसी चीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं निकलता, पर डिबेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी का कुछ कहना होता है और उस पर बहुत बड़ी न्यूज़ भी बन जाती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ वो हुआ 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज़, यानी 166 डेज़ तक ये सारी सिस्टम चले, और उसके बाद ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। इसके बाद ये अखबारों में और आम लोगों के लिए खोल दिया गया कि भाई सब लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर एक पिक्चर भी बनी हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं अम्बेडकर जी भी है साथ में। तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का सीन है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और अम्बेडकर जी दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं उनकी विरासत। क्योंकि जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं अपने, और इंडिया में तो बहुत सेक्रीफाइसेस के साथ हुए हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बूते पे ही बने, ये ज़रूरी नहीं है भाई। क्योंकि जब वहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है और वहाँ पर भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो हम सिंपल वे में ये देख रहे हैं कि काम ही नहीं कर सकती भाई जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। और उसके पीछे उन सिद्धांतों पर, उन प्रिंसिपल्स पर लोगों की आम सहमति ही नहीं होगी कि हमें ये करना है और वो करना है। फिर भी इन प्रिंसिपल्स पर जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए उस दौरान जो सहमति बनी, इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल उन प्रिंसिपल्स को ही नहीं दिखाई दे रहा, यानी वो बनकर ही तैयार नहीं हो रहा है जिसे राष्ट्रीय हमारा आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए गए हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितनी भी असहमति बनी या जो भी इश्यूज़ रहे, लेकिन वो बाद में बहुत अच्छे तरीके से पूरे हो गए थे। उसी में हम देखते हैं कि द शेप एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शुड हैव द वैल्यूज़ इट शुड अपहोल्ड द इनइक्वलिटीज़। भारत सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए, उन बहसों के बाद ही, हमने इस निष्कर्ष के बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फाइनल फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन करा है। तो परहैप्स द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन से हम जिन सिद्धांतों को संविधान में लाया गया है उसका सबसे बेस्ट जो समरी है वो नेहरू द्वारा 1946 में हमारी जो बनी है उद्देश्य प्रस्तावना जिसको कहते हो आप, उसमें दी गई है। यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज़ द ऑब्जेक्टिव रिलेशन
the resolution that defined the aims of the assembly moved by the Nehru in 1946. तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक उद्देश्य प्रस्तावना दी गई जिसमें व्हाट द प्रीवियस सेक्शन टर्म द subjective provisions of the constitution is inspired by the summed up by the values incorporate. इस प्रस्तावना में जो भी दी गई थी, प्रियम्बल दी गई थी, इसमें संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की सभी एस्पिरेशंस को और उसके वैल्यूज़ को सहमत किया गया था, जिसमें आप अपने प्रीवियस जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में भी पढ़ा है, आपने उसमें प्रियम्बल को भी समझा है, देखा है, उसकी वैल्यूज़ को देखा है कि किन किन आस्पेक्ट्स को उसमें जोड़ा गया है। इसी तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में हमने इक्वलिटी हो, फ्रीडम होता है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, इन जो बेसिक प्रिंसिपल्स को जोड़कर अपना प्रियम्बल तैयार करी। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके अंदर इन सारी बातों को हमने एलोबरेट किया है, सारी चीज़ों को उसमें जोड़ा गया है। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए मर्मली एज ए मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पे सारे भूलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जहाँ पे हम नेशनल मूवमेंट्स को, लोगों को दिखाए गए आश्वासन को पूरा करते हैं, जो हमने कहा है उस सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें बता रहा है कि मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशंस, यानी उद्देश्य जो हमने बनाया है, हमारे उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख पॉइंट्स क्या क्या हैं। जैसे इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु और गणराज्य है। नेक्स्ट है इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ द ईस्टरवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र, जैसे देसी रियासतें हो सकती हैं, देसी रियासतों के बाहर एक ऐसे क्षेत्र जो हमारे यूनियन को बनाना चाहते थे, तो ऐसा संघ होगा, एक ऐसा यूनियन होगा। Territories forming the union shall be autonomous units and exercise all the powers. जितनी भी हमारी यूनियन होगी वो सब इंडिविजुअल होगी, फ्री होगी, ऑटोनॉमस मतलब खुद की अपनी पावर होगी, और इन सभी पावर्स का यूज़ जो है वो कार्य का करने में, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करने में किया जाएगा। All the powers and authority of the sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people. संप्रभु होगा, स्वतंत्र होगा भारत, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी पावर्स है वो हमारी जो जनता है यानी उसके पास ही रहेगी। अगर हम किसी कैंडिडेट को चुनते हैं तो वही वर्क करता है। All people of India shall be guaranteed as a secure social, economic and political justice. भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, कानून के समक्ष समानता होगी। इन्हीं सारी बातों को इसमें ऐड किया है। प्रतिष्ठा मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए आपको बोलने की, अपनी एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, रिलीजन की, इन सब की, आपको वर्शिप करने की, वोकेशन की, एसोसिएशन की, एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। द माइनॉरिटीज़ बैकवर्ड, जितने भी अल्पसंख्यक होते हैं या बैकवर्ड जो लोग होते हैं या दलित जो जिनको कहोगे आप, ऐसे लोगों को आप गारंटी देते हो, पिछड़े लोगों को, ऐसे क्लास को, कि आपको संपूर्ण तरीके से सुरक्षा दी जाएगी, प्रोवाइड टू सेफ गार्ड। नेक्स्ट आता है इसमें जितना भी हमारा रिपब्लिक है वो हमारे जो रिपब्लिक के क्षेत्रीय अखंडता, रीजनल रिपब्लिक एंड सॉवरिन, जिसमें हमने जल, थल, आकाश, लैंड, सी एंड एयर इसको इंक्लूड किया गया है। और सबसे मेन जो आता है वो है विश्व शांति के लिए, यानी हमारा जो मेन काइंड प्रमोशन जो है वो पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैन काइंड, मानव कल्याण के लिए ही किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट्स। Institutional agreements, the third factors ensuring of the constitution is a balance. कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से बनाने के लिए एक थर्ड रीज़न है, थर्ड कारक जिसको कह सकते हो, कि सरकार की जितनी भी बॉडीज़ हैं वो प्रॉपर बैलेंस के साथ अपना काम करें, जिसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स इज़ द गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जिसका मेन रीज़न या मेन काम ही यही होगा कि वो जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए ही, जन कल्याण के लिए ही काम करेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके विभिन्न हमने पार्ट्स देखे हैं, उसके जिसमें हमने जुडिशरी देखा है, एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेटिव है, और इन सब के बीच में आपस में एक बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है, जिसमें इसमें चेक एंड बैलेंस का रिलेशन है।
ये भी आपने 10th में पढ़ा था इसके बारे में कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में एक दूसरे के वर्क को चेकआउट भी कर सकती है, बैलेंस भी कर सकती है। और इसी बात को ध्यान रख के किया गया है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच तथा जो दूसरा है केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच भी आपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है फेडरल गवर्नमेंट में। उसी तरीके से वाइल डेवलपिंग द मोस्ट बैलेंस गवर्नमेंटल जो शासन है उसकी जो विभिन्न इंस्टीट्यूशनल है उनके बीच में एक बैलेंस बनाना। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उन्होंने दूसरे जितने भी दूसरे देश के लोगों का देखा, कॉन्स्टिट्यूशन देखा, पढ़ा, समझा और उनसे अनुभव लिया और सीखने के बाद ये इस बात का कोई हेजिटेट नहीं किया है कि हम दूसरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी कर रहे हैं। ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी किया गया है हमने दूसरे देश से, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारी डाइवर्सिटी को सूट करती थी हमने उन सब चीज़ों को अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है। और ये हमें कहने में कोई भी किसी भी बात का कोई संकोच नहीं, हेजिटेट नहीं है, तथा उनको भी एक्सप्लेन किया गया है, उसके लिए हमने एक जेन्युइन रीज़न भी दिया गया है। बट बोरोइंग दीज आइडियाज़ वाज नॉट ए स्लेविश इमेजिनेशन, लेकिन ये उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता नहीं है, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिविजुअल प्रोविजंस हमने अलग अलग जगह से लिए थे, किसी एक कंट्री का हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी नहीं किया था। और जो कि इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो एस्पिरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही जो सूट करता था वही हमने लिया। ये इंडिया का लक कह लो, या हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक बहुत अच्छी सोच के साथ उसने ये पूरे वर्ल्ड से ही अच्छी चीज़ों को, जो बेस्ट पार्ट जिसको बेस्ट चीज़ें थी उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट किया है और उन्हें ही अपना लिया है। तो यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, जो ये बैठा हुआ कैंडिडेट है, ये कह रहा है कि यह संविधान उधार का था। व्हाट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन देन? हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सके जिसमें कहीं से कुछ भी उधार ना लिया गया हो? भाई ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ ना कुछ चेंजेस सब जगह हमें देखने को मिलेंगे, कहीं पर कुछ चेंजेस होंगे। और भाई इंसान तो वही होंगे ना, तो सबको आज़ादी तो सबको ही चाहिए, स्वतंत्रता सबको चाहिए, बोलने की भी चाहिए, घूमने फिरने की भी चाहिए। अब है प्रोविजंस एडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, हमने जो विभिन्न देशों से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो प्रोविजंस लिए हैं, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फर्स्ट पास द पोस्ट, और जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। हमने यूनाइटेड स्टेट्स से भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ प्रोविजंस लिए, जिसमें चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं 6 टाइप्स के, जिसमें पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने लिया है। तो जो कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन क्या है? इट इज़ ट्रिब्यूटेड टू द वाइजडम एंड द फोरसाइट ऑफ द मेकर्स। भाई ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ये उनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस था और ये उनकी बहुत दूर की सोच थी, जो आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छे से गवर्न कर रहा है। देखो कई कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन तो कई बार बन चुका है, फेल हो चुका है, बार बार बना है, नेपाल का आपने देखा और अदर कंट्रीज़ का भी आपने देखा। पर जब हमने हमारे इंडिया का बनाया तो हम ये देखो कि इतनी लंबी जर्नी के बाद भी इट्स गवर्न सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से हो रहा है, जहाँ पे कंट्री को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दे सके जिसमें पीपल को है, उनके जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, उन सबको इसमें जगह दी गई है। यह वह कारण जिसकी वजह से इतनी ये एक बहुत ज़्यादा टफेस्ट, ये रिजिड तरीके का बनाया है, जिसकी वजह से सब जो कॉन्स्टिट्यूशन ना केवल एग्जिस्ट भी करता है, वो हमें एक लाइव भी फील होता है। जबकि दुनिया के जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक पेपर वर्क है, उसी में रहकर रह गया है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है क्योंकि वक्त के साथ हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं। पेपर दे वर फर्स्ट रिटर्न ऑन, उनका तो बस एक पेपर पर रह गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए यूनिक डॉक्यूमेंट विच इन टर्न बिकेम एन एक्सप्लेनर। भाई जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है एक बहुत अलग तरीके का डॉक्यूमेंट है, एक बहुत अलग, जिसको ये कह लो कि विलक्षण दस्तावेज है, जो अनेक देशों से, ख़ास तौर से जहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी बहुत लंबा स्ट्रगल के बाद, अपार्थी सिस्टम से स्ट्रगल के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जहाँ पर 3 वर्ष तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसीजर चला था साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो हमने वहाँ से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं अपने लिए। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमें क्यों और कैसे, वाई एंड
हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।